तो फ्रेंड्स ये चैप्टर नंबर 17 है और इसमें हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न देखने वाले। इससे पहले हमने अति लघु को देखा। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, तारे के मुख्य अभिलक्षण क्या है। तो यहाँ पे तारों के मुख्य अभिलक्षण कुछ इस प्रकार है। पहला, तारों के पास अपना प्रकाश होता है और तारों का आकार बहुत बड़ा होता है। कुछ ऐसे भी तारे होते हैं जो सूर्य से बहुत बड़ा होते हैं। और तीसरा है, तारों के पास अपना सौर मंडल होता है। जैसे सूर्य है उसके आसपास ग्रह घूमते हैं, ठीक उसी प्रकार इसका भी अपना सौर मंडल होता है। और चौथा, तारे पृथ्वी से बहुत दूर हैं। तो ये कुछ इसका अभिलक्षण है, ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन है, सूर्य को तारा क्यों कहते हैं। तो तारों के पास अपना प्रकाश होता है और वैसे ही सूर्य के पास भी अपना प्रकाश है, इसलिए सूर्य को तारा कहा जाता है। आकार में इतना बड़ा तारा होते हुए भी सूर्य एक मध्यम आकार का तारा है, क्योंकि उससे भी बड़े तारे हैं। और तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तारामंडल क्या होता है। किन्हीं दो तारामंडल का नाम लिखना है। तो तारों का वह समूह जो एक विशेष प्रतिरूप बनाता प्रतीत हो, तारामंडल कहलाता है। जैसे सप्तर्षि और व्याघ्र, ये और भी कई सारे तारामंडल है। दो बोल रहा था तो दो यहाँ पे लिखा हुआ है। चौथा है, ग्रहों और तारों में क्या अंतर है। तो देखिए, तारा है और इधर ग्रह है। तारा टिमटिमाते दिखाई पड़ते हैं और इधर अगर देखें तो ग्रहों की चमक एक जैसी दिखाई पड़ती है। तारों की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन दिखाई नहीं देता है और ग्रहों की स्थिति प्रत्येक रात्रि काल में बदल जाती है। तीसरा है, तारे पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हुए प्रतीत होते हैं और ग्रह कभी पश्चिम से पूरब की ओर तो कभी पूर्व से पश्चिम की ओर चलते प्रतीत होते हैं। और हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन, सप्तर्षि और ओरियन तारामंडल के प्रमुख तारों की अपेक्षिक स्थितियां दर्शाने के लिए आरेख खींचना। सिर्फ आरेख खींचना, तारा नहीं बनाना है। तो कुछ इस प्रकार से सप्तर्षि का आपका यहाँ पे आरेख खींचा हुआ है और ये हमारा ओरियन है। ओरियन को कुछ इस प्रकार से भी खींच सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक और तारा है। तो बस आपको यहाँ पर जैसे सप्तर्षि है तो एक यहाँ पे तारा दिख रहा है, ठीक है। ऐसा स्थिति बना देंगे इस प्रकार से, ये वाला, ठीक है। पहला, फिर दूसरा है तो ऐसा, फिर तीसरा है कुछ इस, ये दूसरा हुआ। उसके बाद इस प्रकार से तीसरा है और फिर यहाँ पे चौथा है, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से आरेख हम अपने को बनाना है। और फिर यहाँ पर ये 1 2 3 4 हुआ। फिर यहाँ पर इस प्रकार से ये 1 2 और 3 इस प्रकार से। तो बस ऐसा सिर्फ आरेख बनाना है, ठीक है। इस प्रकार से आरेख बनाना है। ये 3 और 4 3 7 हो गया। तो कुछ इस प्रकार से दिखता है सप्तर्षि। और ओरियन अगर देखें तो उसी प्रकार से ये वाला अगर बनाएंगे तो 1 2 फिर नीचे 3 है, ऐसा 3 और फिर नीचे 2 है। तो ऐसा बनाना है सिर्फ स्थिति 1 2 और 1 2 3, फिर 1 यहाँ पे और इस प्रकार से 2। तो इस प्रकार से बनाना है, ठीक है। इसको देख ले और प्रैक्टिस कर ले कैसे बनाना है। तो ये इस प्रकार से सिर्फ स्थिति रेखा आरेख खींचना है। तो ये हमारा सप्तर्षि का, ये ओरियन का, या फिर ओरियन का ऐसे ही बना सकते हैं 1 2, फिर ऊपर में 1 है तो ऐसा दे सकते हैं, फिर आगे नीचे वाला बना सकते हैं, ठीक है। और ये पारना ज़रूरी नहीं है, वैसे इसको भी पार सकते हैं। और यहाँ पे ध्रुव तारा है, ये जो फर्स्ट सिरा में जो दिख रहा है आपको, इसको आगे अगर बढ़ाएंगे और कम चमकीला जो तारा दिखता है वही ध्रुव तारा होता है। ये आगे से रिलेटेड क्वेश्चन भी है। और यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन जो है वहाँ पे बोल रहा है, व्याख्या कीजिए कि सप्तर्षि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति आप कैसे ज्ञात करेंगे। तो सप्तर्षि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति ज्ञात करने के लिए पहले हम रात में स्वच्छ आकाश में सप्तर्षि की पहचान करेंगे। तत्पश्चात इसके सिरों के 2 तारों से, जो हमने बताया अभी पीछे जो सिरा होता है उसका 2 तारों से गुजरने वाली एक सख्त रेखा की कल्पना करेंगे। इस रेखा को उत्तर दिशा की तरफ आगे बढ़ाने पर यह रेखा एक ऐसी तारे पर पहुंचेगी जो अधिक चमकीला नहीं होगा, यही ध्रुव तारा है, ठीक है। तो जो सिरा में ये आपका जो सप्तर्षि था इस प्रकार से, और यहाँ पे 3 तारा था, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पे जो सिरा में 2 तारा, इसको उत्तर की तरफ अगर हम बढ़ाएंगे और जो कम चमकीला वाला तारा दिखेगा वही ध्रुव तारा होगा। तो इस प्रकार से हम लोग पहचान करेंगे। उसके बाद 7वां है, क्या आकाश में सारे तारे गति करते हैं। तो तारा गति करता ही नहीं है, ठीक है। तो नहीं, आकाश में तारे गति नहीं करते, किंतु ऐसा प्रतीत होता है
ध्रुव तारे को छोड़कर सभी तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते प्रतीत होते हैं। ठीक है, ध्रुव तारा तो ऊपर है उत्तर में, तो वो घूमता हुआ प्रतीत नहीं होगा, लेकिन जो बाकी तारे हैं वो पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते प्रतीत होते हैं, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर गति करते हैं। अगर पश्चिम से पूरब की ओर ऐसे गति करेगा तो तारा इस प्रकार से गति करते हुए प्रतीत होगा। ठीक है, तो ये पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते प्रतीत होता है। पृथ्वी हमारा इधर की ओर गति करता है, मतलब पश्चिम से पूरब की ओर गति करती है। ध्रुव तारा स्थिर दिखता है क्योंकि वह पृथ्वी के अक्ष की दिशा में स्थित है। 8वां है कि तारों के बीच की दूरियों को प्रकाश वर्ष में क्यों व्यक्त करते हैं। इस कथन से क्या तात्पर्य है कि कोई तारा पृथ्वी से 8 प्रकाश वर्ष दूर है, तो तारे अनेक लाखों किलोमीटर की दूरी में होने के कारण इस बड़ी दूरी को प्रकाश वर्ष में व्यक्त किया जाता है। प्रकाश वर्ष मतलब एक वर्ष में प्रकाश जो चलता है उसी को बोलते हैं प्रकाश वर्ष, एक वर्ष में जो दूरी तय करता है। यह प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी होती है। यदि यह कहा जाए कि कोई तारा पृथ्वी से 8 प्रकाश वर्ष दूर है, तो इसका तात्पर्य है कि तारे से प्रकाश 8 वर्षों में पृथ्वी पर पहुंचेगी, क्योंकि वो उतना दूर है तो उतना समय लगेगा 8 वर्षों में। जो उस प्रकाश अगर पृथ्वी पर दिखेगा तो वो 8 वर्षों में पृथ्वी पर पहुंचा होगा। अगला है 9 नंबर, सूर्य से बुध की अपेक्षा अधिक दूरी पर होने पर भी शुक्र अधिक गर्म होता है, ऐसा क्यों। तो शुक्र में देखिए बुध से अगर बुध की बात करें, इसमें वायुमंडल नहीं, इसमें वायुमंडल है, तो ये प्रकाश को रोक के भी रखता है। विभिन्न प्रकार का गैस जो वो अवशोषित करके रखता है प्रकाश को, और कारण यही है। बुध का कोई वायुमंडल नहीं है, इसलिए सूर्य से मिलने वाली सारी गर्मी उसकी सतह से परिवर्तित हो जाती है, जबकि शुक्र की सतह चट्टानों और ज्वालामुखी से भरी है। इसके चारों ओर एक घना वायुमंडल है जिसमें मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। यह सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को विकिरित होने से रोकता है। ठीक है, यही कारण है कि सूर्य से बुध की अपेक्षा अधिक दूरी होने पर भी शुक्र अधिक गर्म होता है। तो ये बात था इसमें। और यहाँ पे 10वां नंबर क्वेश्चन, शुक्र का एक दिन उसके एक वर्ष से बड़ा होता है, इस कथन का क्या तात्पर्य है। तो ये सूर्य का जो एक दिन होता है, यानी जो ध्रुव पर घूमता है, जैसे लट्टू घूमता है, उसी प्रकार अगर शुक्र घूमेगा तो उसको 243 दिन लगेगा, जबकि अगर पृथ्वी की बात करें तो वो 24 घंटा में अपनी धुरी पे घूमता है। अब ये जो घूमेगा अपनी धुरी पे 243 दिन उसको लगेगा, जबकि वो सूर्य का परिक्रमा यानी सूर्य का एक चक्कर वो 225 दिनों में कर लेता है। तो इसका जो एक वर्ष हुआ परिक्रमा जो करेगा, इसको एक वर्ष बोलेंगे। तो एक इसका जो वर्ष है वो एक दिन से छोटा है। ठीक है, एक वर्ष जो 225 दिन लगा और यहाँ पे 243 दिन लगा, तो ये एक वर्ष एक दिन से इसका छोटा होता है। इसका मतलब यही होता है। तो शुक्र अपनी धुरी पर 243 दिनों में एक घूर्णन पूरी करता है, अर्थात शुक्र का एक दिन पृथ्वी के 243 दिनों के बराबर है। पृथ्वी 201 दिन 24 घंटा, तो इसको 243 दिन लगता है उसके अनुसार। ठीक है, और इसीलिए यहाँ पे कह रहा है शुक्र का एक दिन पृथ्वी के 243 दिन के बराबर है। यह पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है, और जबकि हमारा पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर गति करता है, घूर्णन करता है। शुक्र सूर्य की परिक्रमा 225 दिनों में पूरी करता है, अर्थात शुक्र का एक वर्ष पृथ्वी के 225 दिनों के बराबर है। तो इस प्रकार शुक्र का एक दिन उसके एक वर्ष से बड़ा होता है। अगला 11 नंबर, बृहस्पति की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की 11 गुनी है। बृहस्पति तथा पृथ्वी के आयतनों का अनुपात परिकलित कीजिए और बृहस्पति में कितनी पृथ्वियाँ समा सकती है। तो एक वृत्त की तरह अगर होगा, त्रिज्या इसका कितना 11 गुना। अगर हम लोग बृहस्पति की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या अगर मान लें r, ठीक है, यहाँ केंद्र से इतना होता है, त्रिज्या r मान ले, तो बृहस्पति का हो जाएगा 11r, 11 गुना है तो 11r हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आयतन का फार्मूला होता है 4/3 पाई r क्यू होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो उस प्रकार से अगर मैथ आपको ठीक है तो आप समझ रहे होंगे कि किस प्रकार से आयतन निकाला जाता है। तो माना पृथ्वी की त्रिज्या r है तो बृहस्पति की त्रिज्या 11r हो जाएगा, चूँकि 11 गुना है। चूँकि गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यू, तो पृथ्वी का जो आयतन होगा 4/3 पाई और त्रिज्या दिया हुआ r का r ही है, तो ये r क्यू यही आपका आयतन होगा पृथ्वी का। और जबकि यहाँ पर देखिए बृहस्पति का आयतन तो 4/3 r पाई r 11r होगा, चूँकि 11 गुना है, और ऊपर क्यूब होगा, फार्मूला में क्यूब है तो यहाँ पे क्यूब होगा। और अगर
इसको हम लोग बाहर निकाले 11 आर का अगर क्यूब करें तो आर क्यूब ही होगा, और 11 का क्यूब करेंगे मतलब 11 को 3 बार गुना करेंगे, 3 बार गुना करेंगे तो आपका आएगा 1331। ठीक है, तो यहाँ पे गुना करेंगे 1331 आएगा। तो आयतनों का अनुपात बृहस्पति का आयतन और पृथ्वी का आयतन, यहाँ पे आयतन होगा तो बृहस्पति का आयतन पृथ्वी का आयतन, तो देखें यहाँ पर बटा में लिखेंगे ना, ऐसे भागा देंगे। आयतनों का अनुपात तो बटा होता है, अनुपात का मतलब पहले बृहस्पति तो पहले बृहस्पति, फिर पृथ्वी तो पृथ्वी का आयतन। यहाँ से अगर देखें तो 4/3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। ठीक है, और आर क्यूब यहाँ से निकलेगा बाहर तो वो भी कट जाएगा, बचेगा सिर्फ ऊपर 11 का क्यूब। तो 11 का क्यूब करेंगे तो 1331, और बटा में नीचे कुछ नहीं तो 1 बचेगा। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 1331/1। ठीक है, और 1331/1 मतलब कि यहाँ पे जो कट कर आया दो सब भागा देंगे तो 1331 आता है। इसका मतलब ये हुआ कि इससे पृथ्वी से ये 1331 बड़ा है, इतना गुना है। तो 1331 यहाँ पर बृहस्पति में 1331 पृथ्वी स्थान घेर सकता है। ठीक है, ऐसा ऐसा तो ये हमारा होगा। और यहाँ पे दोनों आंसर हो गया, अनुपात में भी और कितना पृथ्वी वहाँ पे समा सकता है। क्षुद्र ग्रह क्या है, तो मंगल और बृहस्पति ग्रहों की कक्षाओं के बीच की पट्टी में लाखों अनियमित आकार के चट्टानी पिंड सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। इन्हें क्षुद्र ग्रह या फिर एस्ट्रॉइड्स कहा जाता है। और वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। ये 12 नंबर तक क्वेश्चन था। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जो भी आगे क्वेश्चन है लघु तरीका वो देख लेंगे। बाकी लाइक कमेंट शेयर जरूर से कर दे। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।